तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि 18 मार्च को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, उससे पहले हमें किस तरीके से रिवीजन करना है, आज से आप लोगों के लिए पूरा डिटेल्ड में और एक वन शॉट में रिवीजन लेकर आया हूं बच्चों। आज की क्लास 12th के लिए इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमी पर रहने वाली है। इस क्लास में अंत तक अगर आप बने रह गए तो बहुत सारे फायदे आपको इस क्लास के अंदर मिलने वाले हैं। और एक और शानदार चीज इस क्लास के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपके और भी बहुत मदद मिलने वाली है आप लोगों को अपने इस इकोनॉमिक्स के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो लास्ट तक क्लास में जरूर बने रहना, और क्या है वो आप लोगों के लिए सरप्राइज, वो भी मैं आप लोगों को जल्दी ही बताऊंगा इस क्लास के अंत तक। तो लास्ट तक जरूर बने रहना बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। और देखो यहां पर इंडियन इकोनॉमी के पहले चैप्टर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो बेटा, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा पहला चैप्टर है, और इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हम लोगों ने इसे 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो चैप्टर है इसे हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो देखो बेटा, 7 मेजर पार्ट्स में हमने डिसाइड किया है, और इन सातों पार्ट में मेजर आपको क्या क्या मिलने वाला है वो देखते हैं। जैसे पार्ट 1 है हमारा, उसमें लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल हम पढ़ेंगे। पार्ट 2 में एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेशन एंड बैकवर्डनेस पढ़ेंगे बेटा। पार्ट 3 हमारा जो है बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर रहेगा। पार्ट 4 हमारा फॉरेन ट्रेड पर रहेगा। पार्ट 5 जो है हमारा डेमोग्राफिक कंडीशंस के ऊपर रहेगा, जहां पॉपुलेशन और पॉवर्टी के ऊपर डिस्कशन हम लोग करेंगे बच्चों। पार्ट 6 हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा, और पार्ट 7 इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड इकोनॉमी में, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे बेटा। तो ये 7 अलग अलग पार्ट्स में हमने यहां पर नोट्स को डिवाइड किया है, ताकि एटलीस्ट आपको समझ में आए कि इस चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है और क्या हम इसके अंदर देखने वाले हैं। काफी ही क्लास इंटरेस्टिंग रहेगी बेटा, बहुत हेल्पफुल रहेगी बेटा आप लोगों के लिए। आज की इस क्लास के अंदर चैप्टर 1 में लगभग सारे डाउट्स मैं आप लोगों के क्लियर कर दूंगा। और ये क्लास बेटा अगर आपको अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे बेटा, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, ताकि हम आप लोगों के सामने एक अच्छी सी क्लास लेकर आ सके जो आपकी काफी मदद कर सके आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स में। तो प्लीज अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक कर दो यार, और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ में। सब्सक्राइब खुद भी करो और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलो बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 1 से। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। जैसे कॉलोनियल रूल मतलब आप सबको पता है, कॉलोनियल रूल भारत के लिए ब्रिटिश रूल को कहा जाता है, बट कॉलोनियल रूल का मतलब होता है जब एक पावरफुल इकोनॉमी किसी वीक इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल कर लेती है तो उसे कॉलोनियल रूल कहते हैं। और भारतीय इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर ब्रिटिश इकोनॉमी का कंट्रोल था, इसलिए हमारे लिए कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिश रूल होता है बेटा। क्या इंपैक्ट पड़े? जाहिर सी बात है उनकी नीयतें अच्छी नहीं थी, ब्रिटिश पॉलिसी डिस्ट्रॉय करने के लिए थी इंडिया का सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी को। दूसरा बेटा, पर कैपिटा इनकम वॉज वेरी लो थी बेटा, 6,000 रुपए से भी कम थी आज के हिसाब से अगर हम देखें बेटा। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है नियरली 0 नेगेटिव थी बेटा। इकोनॉमी जो है स्टैग्नेटेड थी, खत्म हो चुकी थी, कोई ग्रोथ नहीं थी, कोई डेवलपमेंट नहीं था। ये कॉलोनियल का इंपैक्ट था। नेक्स्ट बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लो डेवलपमेंट को अगर हम बांटे तो कैसा था बेटा? स्टैग्नेंट इकोनॉमी, बड़ी खराब इकोनॉमी थी, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी थी, लो पर कैपिटा इनकम था, पॉवर्टी थी, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी थी बेटा, और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था ब्रिटिशर्स के द्वारा। हमारे उन सभी खुद के रोजगार को, खुद के एग्रीकल्चर को खराब करा जा रहा था कॉलोनियल रूल के द्वारा। नेक्स्ट देखो बेटा, पार्ट 2 है पूरा एग्रीकल्चर से बेटा। एग्रीकल्चर को भी खराब कर दिया, स्टेग्नेशन मतलब तबाह कर दिया बेटा, और बैकवर्ड मतलब पूरा बेकार कर दिया। और इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान था अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया लैंड ओनरशिप, जिसको हम जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पर जमींदारी सिस्टम मतलब लैंड ओनर ने क्या करा, लैंड लॉर्ड्स ने क्या करा, एक्सप्लॉइट करा पीजेंट्स का, गरीब किसानों का। उनसे फसल अच्छी हो चाहे नहीं हो फिर भी ज्यादा टैक्स लिए गए, ताकि वो जो है जमींदार खुद भी अपना पैसा कमा सके और ब्रिटिशर्स को भी दे सके।
पीजेंट्स हैड नो ओनरशिप राइट्स, पीजेंट का उन जमीनों के ऊपर कोई मालिकाना अधिकार नहीं था, ठीक है ना। रेंटिंग मतलब वेरी हाई रेंट लिया जाता था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है किराया वसूला जाता था जमींदारों के द्वारा उन ज़मीन का। सब इन्फ्लेंडेशन मतलब लैंड सब लैंड मल्टीपल टाइम्स, और यहाँ पर जो है बड़ा दबाव उनके ऊपर डाला जाता था। नेक्स्ट है कॉलोनियल लैंड पॉलिसी कैसी थी, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था बेटा बंगाल में, फिक्स रेवेन्यू लिया जाता था, है ना। रोयतवारी सिस्टम था बेटा बॉम्बे मद्रास के अंदर, डायरेक्ट रेवेन्यू जो है जाता था। महलवारी सिस्टम बेटा पंजाब यूपी में चलता था, जो विलेज बेस्ड था बेटा। हाई लैंड रेवेन्यू ड्रेन एग्रीकल्चरल सरप्लस था बेटा, ठीक है ना। ये कॉलोनियल लैंड पॉलिसी थी। इस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है पैसे वसूलते थे सभी जमीनों से। स्टैग्नेंट प्रोडक्शन मतलब क्या होता है बेटा, वेरी लो प्रोडक्टिविटी पर एकड़ थी बेटा, बहुत एक एकड़ में प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी। आज तो काफी ठीक है बेटा। नो इरिगेशन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कोई इरिगेशन कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी भारत के अंदर। डिपेंडेंस पूरा मॉनसून के ऊपर एग्रीकल्चर चलता था। मोस्ट आउटपुट कंज्यूम जो करते थे फार्मर्स बाय फार्मर्स फैमिली, मोस्ट आउटपुट कंज्यूम्ड बाय द, जनरली जो उगाते थे उस टाइम पर वो फार्मर की फैमिली ही कंज्यूम कर लेती थी, मार्केट में कम बेचने के लिए आता था बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ पर कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रिटिशर्स ने ही कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को लेकर आए बेटा। फार्मर्स को फोर्स किया गया कैश क्रॉपिंग करने के लिए, जैसे इंडिको की, कॉटन की, जूट की, जिस वजह से रिड्यूस हो गया बेटा फूड ग्रेन प्रोडक्शन बेटा। उसके बाद में पीजेंट्स बिकेम डिपेंडेंट ऑन मनी लेंडर, और जो गरीब किसान है वो मनी लेंडर के ऊपर डिपेंडेंट हो गए बेटा। और इनडेटनेस इंक्रीज, और जो कर्ज है वो उन पीजेंट्स के ऊपर बढ़ता चला गया, क्योंकि अपने पर्सनल खर्चे को भी वो खेती के इनकम से नहीं निकाल पाते थे, तो जिस वजह से वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से, मनी लेंडर से कर्जा लेते थे, और वो कर्जा वो कभी भी नहीं चुका पाते थे, इतना सारा ब्याज उनसे लिया जाता था बेटा। पार्ट थर्ड है बेटा यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर कैसी हालत थी, बड़ी अच्छी हालत थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले, बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद में ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाई जिससे हमारी जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी जो वर्ल्ड फेमस थी वो भी खराब होने लग गई और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है बेटा कि इंडस्ट्रीज खत्म हो जाना, बिक जाना, तबाह हो जाना, तहस नहस हो जाना, ठीक है ना। डिक्लाइनिंग ऑफ ट्रेडिशनल कॉटेज एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ड्यू टू द ब्रिटिश पॉलिसी, है ना। आर्टिशियंस, वीवर्स एंड क्राफ्टमैन्स lost livelihoods. India was once famous for muslins, skin, silk and handicraft. All destroy. सभी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी की वजह से सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए। प्री ब्रिटिश एरा कैसा था, इंडिया मेजर इंडस्ट्री पावर थी, फेमस था, है ना। ढाका मुस्लिम बंगाल सिल्क बहुत फेमस था। सूरत टेक्सटाइल जो है एक्सपोर्टेड किया जाता था पूरे विश्व के अंदर। हैंडीक्राफ्ट जो है बेटा वो जो है बहुत सारे लोगों की भारत के अंदर जीविका को संभाले हुए था, मतलब उनसे उनका घर खर्च चलता था। ब्रिटिश पॉलिसी ने कैसे खत्म किया बेटा, फ्री ट्रेड फोर्स लगा दिया उन्होंने, मतलब खुद जो यहां से माल खरीद के लेकर जाते थे उस पर वो कोई भी टैक्स नहीं लगाते थे, और जो इंडियन प्रोडक्ट होते थे जो एक्सपोर्ट किए जाते थे उस पर हाई टैक्स लगाने लग गए। एज कंपेयर टू ब्रिटिश प्रोडक्ट सस्ते हो गए और इंडियन प्रोडक्ट महंगे हो गए, कस्टमर जो है ब्रिटिश प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो गए। नो प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, कोई प्रोटेक्शन नहीं था डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए। रेलवे यूज किया गया रॉ मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए, मतलब यहां पर रेलवे भी जो डेवलप करी वो ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए करी, ना कि इंडियन इकोनॉमी के फायदे के लिए। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा बेटा, आर्टिशंस एंड विमेन अनएम्प्लॉयमेंट, जितने भी कारीगर थे सब बेरोजगार हो गए बेटा। इंडिया बिकेम रॉ मटेरियल सप्लायर, इंडिया सिर्फ एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बनकर रह गया, है ना। डिस्प्लेस्ड वर्कर्स मूव टू एग्रीकल्चर, जब कोई काम नहीं बचा तो वो किसान जो है वो वर्कर जो है वो भी किसानी करने लग गए, खेती करने लग गए बेटा। अर्बन पॉपुलेशन डिक्लाइन, शहर में पॉपुलेशन कम होने लग गई क्योंकि अब शहर में काम बचा नहीं था, तो लोग जो है शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए थे गांव की तरफ, और उनके पास में एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं बचा।
नेक्स्ट देखो बेटा पार्ट 4 है बेटा यहाँ पर फॉरेन ट्रेड और ड्रेन ऑफ द वेल्थ। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने कंपेयर किया है, जैसे एक्सपोर्ट करते थे कॉटन, जूट, सिल्क, टी, कॉफी, इंडिको, स्पाइसेस, है ना, ओपियम्स। ठीक है, उसके अलावा इंडिया गोट लो प्राइस और इंडिया को बदले में कम प्राइस मिलती थी। इंपोर्ट हम लोग क्या करते थे बेटा, मर्चेंटर्स, कॉटन क्लोथ्स, मेटल गुड्स, ठीक है ना, मशीन, कंज्यूमर गुड्स, और इंडिया को इसके लिए हाई प्राइस पे करना पड़ता था। इसीलिए जो वेल्थ है भारत की वो धीरे धीरे लीक हो रही थी और खत्म होते चले जा रही थी बेटा। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है ना, मतलब जेब खाली होना, जिसको ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं। टर्म्स कॉइंड बाय दादा भाई नरोजी। वेल्थ followed from India to foreign without equivalent return, included house charges, salaries of British officer, profits of British companies, led to improvisement of India। सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही फायदा हो रहा था, इंडियंस का कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। नेक्स्ट देखो बेटा ट्रेड मोनोपोली फीचर्स। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर क्या कर लिया, व्यापार करने के लिए खुद की मोनोपोली क्रिएट कर ली कि भारत में अगर व्यापार करना है तो ब्रिटिशर्स से ही सामना करना पड़ेगा। ये हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी हैड मोनोपोली इनिशियली। इंडिया हैड ट्रेड सरप्लस बट नो बेनिफिट्स। इंडिया बहुत ज्यादा ट्रेड करता था बट उसका कोई फायदा इंडिया को नहीं मिलता था, क्योंकि सारा फायदा ब्रिटिशर्स के पास पहुंच जाता था। प्रॉफिट्स रिपेट्रेट्स टू ब्रिटिश, सारा प्रॉफिट जो है ब्रिटिशर्स ले जाते थे बेटा। पोर्ट सिटी जैसे बॉम्बे है, कलकत्ता है, मद्रास है, ग्रू फॉर एक्सपोर्ट्स, इनको और बढ़ाया गया ताकि यहां से एक्सपोर्ट किया जा सके, बट उससे इंडियन इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं था, सारा फायदा ब्रिटिश इकोनॉमी को होने वाला था। इनलैंड मार्क इग्नोर, ठीक है ना, इनको इग्नोर किया गया। पार्ट 5 देखो बेटा डेमोग्राफिक कंडीशन, मतलब कैसी कंडीशन थी भारत की उस दौरान में। तो यहाँ पर देखो इंडिपेंडेंस दौरान 1941 से 51 सेंसस में अगर बताएं तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वेरी लो थी बेटा, और हाई मोर्टेलिटी रेट थी, कीप ग्रोइंग। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 37 थी प्री इंडिपेंडेंट, मतलब आज़ादी से पहले, और एक्सट्रीमली पुअर हेल्थ कंडीशन थी लोगों की बेटा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेटा 1000 बच्चों पे 218 बच्चे मर जाते थे। नो प्रॉपर हेल्थ केयर, कोई प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं था। लिटरेसी रेट पूरे भारत के अंदर 16% थी, जिसमें से 7% महिलाएं थी पढ़ी लिखी, ठीक है ना। मैसिव इलिटरेसी वुमेन वर्स्ट हिट, और सबसे बुरी कंडीशन थी लिटरेसी रेट के अंदर महिलाओं की आजादी से पहले। तो नेक्स्ट देखो बेटा अपना 6th है बेटा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर यहां बात कर रहे हैं बेटा। एग्रीकल्चर का करीबन 70 से 75% एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म की जाती थी। मेजोरिटी जो डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पे करती थी। डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट था, वाइड स्प्रेड था, मैंने बताया हुआ इसका मीनिंग, और लो प्रोडक्टिविटी था। इज दैट क्लियर? ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना दिए बेटा जिससे आपको क्विक रिवीजन कर सकते हो बेटा। जैसे इंडस्ट्री 10% था बेटा, मोस्टली कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी। मॉडर्न इंडस्ट्री वेरी लिमिटेड थी बेटा। ब्रिटिश कंट्रोल लार्ज प्लांट, ब्रिटिश कंट्रोल करती थी लार्ज प्लांट को, भारत के पास में बहुत कम था बेटा। सर्विसेज भी 15% थी, लिमिटेड बैंक होते थे, ट्रेड होता था, रेलवे, पोर्ट ऑफिस, ठीक है ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर डोमेन ये हुआ करते थे, सिर्फ 15% महज। ये बेटा आपका रेलवे और हेल्थ केयर एजुकेशन था बेटा। जो हेल्थ केयर की अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर तो वेरी लिमिटेड पब्लिक हेल्थ केयर थे बेटा, मतलब गवर्नमेंट अस्पताल कम थे बेटा। एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन चलाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। लॉर्ड मैक्यूलर एजुकेशन पॉलिसी, एक लॉर्ड मैक्यूलस एजुकेशन पॉलिसी चलाई जाती थी। टेक्निकल एजुकेशन को इग्नोर किया जाता था। मास इलिटरेसी थी, ओनली 16% भारत में पढ़े लिखे लोग थे। रेलवे जो है यहाँ पर 1850 में इंट्रोड्यूस किया गया सिर्फ ब्रिटिशर्स के फायदे के लिए, ताकि रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सके और सेनाओं को भी तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। इसलिए इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में डेवलप किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा बेटा। फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी सिस्टम कैसा था बेटा? पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया 1935 में बेटा। बैंकिंग लिमिटेड टू अर्बन और ब्रिटिश ट्रेड, यहां पर बैंकिंग लिमिटेड खोला गया अर्बन के अंदर ताकि ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने में दिक्कत ना हो। रूरल एरिया स्टिल डिपेंडेंट ऑन मनी लेंडर, और रूरल जितने भी गांव के एरिया थे वो मनी लेंडर के ऊपर ही डिपेंड थे, उनसे ही कर्जा लिया करते थे। करेंसी लिंक्ड टू ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, जो करेंसी थी वो लिंक्ड थी ब्रिटिश पाउंड के साथ में बेटा।
नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7, वर्ल्ड पोजीशन। तो इंडिया इन वर्ल्ड पोजीशन, इंडिया वाज अ मेजर इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिश रूल, रिड्यूस टू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, lost global manufacturing status, trade surplus but wealth drain away, और economic destroyed to serve British needs। इस तरीके से जो है बेटा आपका जो है ये नोट्स खत्म होते हैं, रिवीजन खत्म होते हैं। ये एक मैंने छोटा सा आप लोगों के लिए रिवीजन बनाया कि इन पॉइंट्स को आप लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी आप लोगों की मदद होगी बेटा, इसलिए इन पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हो और ये शॉर्ट नोट्स आपकी काफ़ी मदद करने वाले हैं। अगर आपको ये शॉर्ट्स नोट्स चाहिए बेटा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, लिंक पर क्लिक करो और अपने लिए नोट्स वहां से ले लो बेटा। पूरे नोट्स मिलेंगे आपको, मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे नोट्स मिल जाएंगे बेटा, गवर्नमेंट बजट मिल जाएगा, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, सब आपको वहां पर मिल जाएंगे सिर्फ एक लिंक क्लिक करने पर। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, लिंक पर क्लिक करो बेटा, आपको वहां पर सभी नोट्स मिल जाएंगे। आई होप ये छोटा सा वीडियो, ये छोटी सी क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी बेटा। अगर क्लास अच्छी लगी है बेटा तो प्लीज लाइक कर देना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं मैं कल आपके साथ में सेकंड चैप्टर, और कोशिश करूंगा थर्ड चैप्टर भी साथ में ही मैं आपको वहां पर पढ़ा दूं बेटा। मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।